बेटा देखो, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, उसके अंदर हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जो इतिहास था वो देख लिया कि किन किन वैज्ञानिकों ने जो है इनसे संबंधित खोजें की, क्या-क्या उनके कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है, वो कैसे होती है, मतलब CO2, H2O जुड़कर जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसमें CO2 का अपचयन होता है और ऑक्सीकरण किसका होता है? H2O का होता है, राइट? तो ये हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कल जो टॉपिक कवर किया था, वो था क्या? क्लोरोफिल की संरचना, है ना? उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जिसके अंदर क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित पाया जाता है। तो पहले क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर देखी थी और फिर कल हम लोगों ने जो-जो वर्णक पाए जाते हैं, उन वर्णकों के बारे में क्या किया था? पढ़ा था। ठीक है? तो यहाँ पर आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल तो चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ एक और कंटेंट होती है मेन, है ना? ऊर्जा। अगर ऊर्जा होगी नहीं तो क्रिया होगी ही नहीं। तो जो ऊर्जा होती है वो किससे मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में हम लोगों को भी क्या करना है? पढ़ना है। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है पर बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे जो है इमर्शन प्रभाव निकल के आता है। इमर्शन प्रभाव है वो पूछ लिया जाता है और लाल पतन जो है ये छोटी-छोटी डेफिनेशन से ये क्या कर ली जाती है? पूछ ली जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश जो है क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय जो है किरणें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे बोल सकते हैं। विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंगे हैं। अब तरंग है आपको पता है, तरंग का मूवमेंट कैसे होता है बेटा? इस तरह से होता है, यही मूवमेंट होता है। तो अगर ये जो आप देख रहे हो तरंग इस तरह से मूव करती है, कोई भी है ना इस तरीके से मूव करती है, तो दो जो विरल आते हैं, दो क्रमागत विरल आते हैं, उनके बीच में यानी ये जो विरल आ रहे हैं, इनके बीच का ये जो घेप है ना, ये लैम्डा यानी क्या होती है? तरंग ध्येय होता है। ये क्या होता है? तरंग ध्येय होता है। मतलब अगर ये तरंग जा रही है, तो ये उठ रही है, स्लो हो रही है। तो ये जो 2 उठाव है ना, जो संपीड़न है, इनके बीच का ये जो गैप होता है, ये जो दूरी होती है, ये क्या होती है? ये क्या कहलाती है? तरंग ध्येय कहलाती है। फिजिक्स वाली मैम से पूछना, अच्छे से बताएगी, फिजिक्स का टॉपिक है इसलिए। जितना मैम को आता है, उतना मैम बता रही है ना? तो ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो तरंग ध्येय कहलाता है ना? तो हमारा जो हम जिस प्रकाश को देख पाते हैं ना, हमें जो सूर्य का प्रकाश है वो किस कलर का दिखाई देता है बेटा? व्हाइट कलर का दिखाई देता है ना? किस कलर का दिखाई देता है? व्हाइट कलर का। और इसको हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। यानी ऐसा प्रकाश जिसको हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो इस दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है ना? इस दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो कितनी होती है? 390 nm से लगाकर 760 nm तक ये इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। मतलब इसका पराश इतना होता है, यहाँ से शुरू कर यहाँ तक इसका जो पराश होता है तरंग दैर्घ्य का वो होता है। समझ में आ गया? यानी 390 से शुरू होकर 360 nm तक इस दृश्य प्रकाश का क्या होता है? हमारा तरंग भी होता है। अब तो यहाँ डेफिनेशन मैंने लिख रखी है दृश्य प्रकाश की कि क्या होता है दृश्य प्रकाश? सूर्य की विकिरण ऊर्जा का वह भाग जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है, दृश्य प्रकाश कहलाता है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम। अब बात आ रही है स्पेक्ट्रम की क्या होती है। देखो इसको समझाऊंगी मैं, थोड़ा बैक में चलेंगे, आई मीन 10th क्लास में चलेंगे। 10th क्लास के अंदर हम लोगों ने एक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा था प्रकाश वाला। वहां पर हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था प्रिज्म जो होता है उससे वर्ण विक्षेपण। ये प्रिज्म है हमारे पास, ठीक है? उसमें सूर्य का प्रकाश आता है। आने के बाद ये क्या होता है बेटा? ये अपनी जो प्लेस होती है उससे क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है ना? अपवर्तित होता है तो ये कितने 7 कलर्स के अंदर क्या होता है? हमको क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है? 7 कलर जो होते हैं वो हमको क्या होते हैं? नजर आते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर VI BGYOR, ठीक है? तो सबसे कम जो विक्षेपण होता है वो आर का होता है और सबसे ज्यादा होता है वो बैंगनी का होता है। यही होता है ना हमारे पास। तो जब सूर्य के प्रकाश की किरण हमको अभी सफेद दिख रही है, लेकिन जब प्रिज्म से गुजरती है तो इसका अपवर्तन होता है और 7 अलग अलग कलर हमको क्या होते हैं? नजर आते हैं पर्दे पर।
क्या आते हैं, एक पर्दे पे अगर हम देखते हैं तो ये 7 अलग अलग कलर नजर आते हैं, जैसे इंद्रधनुष में दिखते हैं वैसे। तो ये जो पर्दे पर इसकी जो ये जानी अगर मान लो देखो, जैसे मैं अगर इस पर्दे की बात करती हूँ तो पर्दे पर ऐसे यहाँ पर लाल कलर के बैंड दिखेंगे, यहाँ पर फिर ऑरेंज कलर के दिखेंगे, यहाँ पर फिर येलो, फिर यहाँ ग्रीन, फिर यहाँ ब्लू, फिर यहाँ जामुनी, और फिर नीचे क्या होगा, बैंगनी कलर का हमको क्या दिखेगा, पट्टा दिखेगा। तो इस तरह से जो ये हमको जो पर्दे के ऊपर ये कलर के बैंड्स नजर आते हैं, यही हमारा क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या है डेफिनेशन दृश्य प्रकाश की, कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का वह भाग जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम का क्या करता है, निर्माण करता है ना। सूर्य की प्रकाश जो है उसका वह भाग जो ये दृश्यमान स्पेक्ट्रम बनाता है, तो वो भाग हमारा क्या कहलाता है, दृश्य प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, दृश्य प्रकाश। मतलब सूर्य का ये जो प्रकाश है, जो सफेद कलर का दिख रहा है ना, वो अलग अलग 7 जो तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश की किरणें हैं उनसे मिलकर बनी है। मतलब कॉम्बो है हमारा सूर्य का जो व्हाइट प्रकाश है, वो 7 अलग अलग कलर वाले तरंगदैर्घ्य की जो किरणें हैं उनसे मिक्स होकर क्या है, बना है। तो ये जो दृश्य प्रकाश है वो 7 कलर से बना है। कौन सा है, विबग्योर, या हम जो लिखते हैं बी यानी बैंगनी, इंडिगो, इंडिगो यानी जामुनी कलर, जामुन का कलर जो होता है, फिर है ब्लू, फिर है ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और एंड देन रेड, है ना। तो इन सारी कलर, अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, बैंगनी, सॉरी, जो हमारा पर्पल कलर, वायलेट कलर होता है ना, वायलेट कलर जो है उसका अगर हम लोग क्या करते हैं, तरंगदैर्घ्य देखते हैं तो कितने से कितने तक होती है, दृश्य प्रकाश में से कितना भाग होता है इसका, 390 nm से लगाकर 430 nm के 430 nm के लगभग जो होता है इस विकिरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है, मतलब इसका इतना होता है। फिर जो हमारा जामुनी कलर है ना, उसका कितना होता है, जामुनी कलर का होता है 430 nm से 470 तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती है वो कौन से कलर की होती है, इंडिगो यानी हमारा जामुनी कलर होता है। ये बैंगनी कलर है, ध्यान रखना, वॉयलेट यानी बैंगनी, बेटा भूल गई थी, वॉयलेट कलर याद रहा, इंग्लिश में हिंदी भूल गई। ठीक है, फिर उसके बाद है ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है, 470 nm से लगाकर 500 nm तक, फिर ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, एंड देन रेड का। ठीक है, तो ये 7 कलर होते हैं, ये 7 कलर के जो तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश होता है वो सारा कंबाइंड होकर क्या बनाता है, दृश्य प्रकाश बनाता है। अगर आप पूछोगे मैडम, अगर किसी प्रकाश की जो है वो किरण अगर है ना 390 nm से कम है, मतलब उसका कोई भी प्रकाश की किरण है उसकी अगर जो तरंगदैर्घ्य है वो 390 nm से कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी यूवी रेज हो जाएगी। ये क्या होगी, यूवी रेज, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लो 760 nm से ज्यादा अगर किसी प्रकाश की किरण का तरंगदैर्घ्य है तो वो लाल अवरक्त किरणें, या हम जिनको बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। हाँ, सुना सुना लग रहा है, हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के टाइम सुना था इसको, हरितगृह प्रभाव के समय, है ना। तो ये लाल अवरक्त किरणें जो होती है, इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 760 nm से अधिक होती है, और अगर 390 nm से कम हो जाता है तो ये प्रकाश कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट रेज वाला होता है, यानी यूवी रेज वाला होता है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से ये हुआ, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर उसके बाद तो दृश्य प्रकाश की बात हो गई हमारे पास। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि लंबी, या हम बोले कि अधिक, जिसकी कम तरंगदैर्घ्य होती है उसका क्या फायदा है और अधिक तरंगदैर्घ्य होती है तो उसका क्या फायदा होता है। देखो, जैसे यहाँ पर ये प्रकाश है, इसके बीच का ये तरंगदैर्घ्य जो है वो ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो तरंगदैर्घ्य है वो ज्यादा है। ठीक है, लंबाई क्या है इसकी, यानी ये तरंग, मतलब जो प्रकाश की किरण है ना वो ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अधिक लंबाई की प्रकाश की किरण होगी तो उसका तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, अधिक होगा, तो उसमें ऊर्जा कम होगी। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो, कि आप क्या कर रहे हो, बहुत लंबी दूरी तक भागते 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 जा रहे हो, है ना। तो आपके अंदर क्या, जब आप सुबह 9 बजे आपने दौड़ना शुरू किया और आप 5 बजे पहुंचे हो और भागते हुए जा रहे हो, मतलब आपने बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय की है,
9 किलोमीटर से मतलब 9 बजे से 9 AM से 5 PM तक आप दौड़ रहे हो, ठीक है, लगभग आपने 300 किलोमीटर, पॉसिबल तो नहीं है बेटा, लेकिन आपने क्या कर दिया, 300 किलोमीटर आप दौड़ लिए हो, ठीक है। ये पर्सन मान लो एक है, ये पर्सन है, ये कोई भी है, जैसे कि इसको ले लो कि इस पर्सन को हमने बोल दिया कि ये नेहा है ना, ये नेहा है, ये सुबह 9 बजे दौड़ना शुरू करती है और 5 बजे तक दौड़ती है और 300 किलोमीटर चल जाती है। फिर दूसरी जो लड़की है वो प्रिया है, ठीक है, वो शुरू करती है सुबह 9 बजे दौड़ना और जो है 12 बजे स्टॉप हो जाती है। मतलब इसने दूरी कितनी तय की होगी, कम ही की होगी, ठीक है। तो इसने दूरी सपोज करो कितना दौड़ी है, 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर ही गई और ये 300 किलोमीटर चल गई, तो कौन ज्यादा चला, ये? तो ऊर्जा अब इन दोनों में से किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? जो ज्यादा चला है उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसके अंदर लास्ट में ऊर्जा 5 बजे ऊर्जा इसमें कम होगी और इसके अंदर क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो ध्यान रखना कि जो कम लंबी होती है और जिनका कम तरंगदैर्घ्य होता है प्रकाश किरणों का, तो उनमें ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। और ऐसे प्रकाश की किरणें जिनकी क्या होती है, लंबाई अधिक होती है, लंबाई अधिक है तो तरंगदैर्घ्य भी उनका क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो उनमें ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये ज्यादा चल के गई है तो लास्ट में उसमें ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। इसने लंबी दूरी तय की, लंबी दूरी तय की तो तरंगदैर्घ्य क्या हो गया, जो है अधिक हो गया और तरंगदैर्घ्य अधिक होते ही ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। ये चीज आप क्या करना, माइंड के अंदर रखना, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये आपके अभी लाल पतन में काम आने वाला है बेटा, कॉन्सेप्ट मैम बिना मतलब के नहीं समझा रही है ना, ये कॉन्सेप्ट अभी काम में आने वाला है, तो इसको मिटा नहीं रही हूं मैं, ताकि आपको ध्यान रहे। तो अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा क्या चीज, कि क्वांटम क्या होता है और क्वांटा क्या होता है, फोटॉन्स क्या होते हैं। देखो, प्रकाश जो है ऐसे तरंग रूपी रूप में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आप लोगों ने डी ब्रोगली का द्वैत जो है प्रकाश से संबंधित जो द्वैत सिद्धांत है ना, द्वैत प्रकृति सिद्धांत, वो देखा होगा कि उसमें क्या कहा, कि फिजिक्स का है लेकिन 10th में कुछ लाइंस थी, अपन जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ते हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ, है ना। तो उसमें इसने कहा कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में और कणों के रूप में क्या करता है, दोनों में ही गति करता है ना। तो अब ये जो प्रकाश गति कर रहा है इसके अंदर ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में है। ऊर्जा के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पैकेट पाए जाते हैं। जो पैकेट होते हैं उन ऊर्जा के पैकेट्स को तो क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। आ रही बात समझ में, ऊर्जा के जो पैकेट्स होते हैं मतलब कॉम्बो है ये ऊर्जा का, ठीक है। और ऊर्जा के जो कण पाए जाते हैं इन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। समझ में आ गई बात, ऊर्जा के जो पैकेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वांटा, और कण जो होते हैं जिनमें ऊर्जा पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परिभाषाएं पूछी जाती है, फोटॉन्स क्या होते हैं और उसके बाद क्वांटा जो है वो क्या होते हैं, या क्वांटम कह देते हैं इनको, ठीक, समझ में आ गया। तो प्रकाश में उच्च जो ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं, उच्च ऊर्जा वाले कण को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। फिर है क्वांटम आवश्यकता क्या हो जाती है, क्वांटम आवश्यकता ये क्या चीज है, ये भी डेफिनेशन आपको क्या की जाती है, पूछी जाती है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए, अगर हमको प्रकाश संश्लेषण की, CO2 का अपचयन होता है कि नहीं होता है बेटा, तो CO2 के एक अणु का हम क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। तो इस अपचयन को करने के लिए, है ना, इस अपचयन को करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। और ये ऊर्जा कौन देगा, ये फोटॉन्स ही देंगे, है ना। ये फोटॉन्स क्या देते हैं ऊर्जा। और लगभग कितने, एक अणु को अपचयन करने के लिए लगभग हमको कितने कितने फोटॉन्स चाहिए होते हैं, लगभग हमको 8 से 10 फोटॉन्स चाहिए होते हैं। 8 से 10 फोटॉन्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये जो 8 फोटॉन्स की आवश्यकता है यही हमारी क्या कहलाती है, क्वांटम आवश्यकता, मतलब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो कार्बन के एक अणु को अपचयित करने के लिए लगभग कितने, 8 से 10 फोटोन जो है वो क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। और इसको हम क्वांटम ऊर्जा के नाम से क्या करते हैं,
जानते हैं। समझ में आ गया? फिर प्रकाश से रिलेटेड देखो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल का अणु एक क्वांटम प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित आता है ना। प्रकाश का जो अणु होता है, क्लोरोफिल जो है मेन है ना, मुख्य वर्णक है। ठीक है, क्यों मुख्य है? इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है। कल मैंने कहा था कि जो सहायक होते हैं वो तो आपके केराटिनोइड्स होते हैं, ज़ेंथोफिल्स होते हैं, है ना, लेकिन मुख्य कौन होता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ आंसर मिल रहा है मुख्य क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की किरणों को क्या करता है? लेता है ना। तो क्लोरोफिल का एक अणु जब क्या करता है? प्रकाश की जो क्रिया है उसके अंदर जो है एक क्वांटम प्रकाश का अवशोषण करता है। कितने? एक क्वांटम प्रकाश का अवशोषण क्या करता है? करता है क्लोरोफिल का अणु। क्लोरोफिल का अणु जब ये प्रकाश ले लेता है, आपको भी एनर्जी मिलेगी, तो आप क्या हो जाओगे? उत्तेजित। फलस्वरूप ये क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है। अब भैया उत्तेजित हो गया है तो कुछ न कुछ तो करेगा, तो उत्तेजित होकर ये क्या कर देता है? उत्तेजित होने के बाद Cl+ आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर से क्या निकाल रहा है? इलेक्ट्रॉन। माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निकाल देता है। तो यहाँ पर क्लोरीन का ये जो धन आयन है, यानी इसको कहेंगे कि ऑक्सीकृत क्लोरोफिल अणु। ठीक है, तो ऑक्सीकृत क्लोरोफिल अणु बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन आगे के जो प्रोसेस हैं प्रकाश संश्लेषण के, उनमें क्या करता है? मूव करता है। और ये जब आगे से आगे पथ पर एक स्टॉप, ये ए है, इस पे जाएगा, फिर इस स्टॉप से ये दूसरे बी स्टॉप पे जाएगा। तो जब ये ट्रांसफर होता है ना अलग अलग जगह पर, तो अलग अलग जगह पे क्या निकलती है? एटीपी निकलती है। ये हम बाद में प्रोसेस पढ़ेंगे। पर यहाँ पर क्लोरोफिल इसीलिए मुख्य कहलाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक पथ से दूसरे पथ पे जाएगा, तब बीच में क्या बनती है? इसके जाने से क्या होती है? ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए क्लोरोफिल क्या है? मुख्य वर्णक है। इज इट क्लियर? और ये प्रकाश का क्या हो गया? रोल हो गया कि क्लोरोफिल हमको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तब जाके एटीपी बनेगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है वो तब मिल रहा है जब ये क्लोरोफिल उत्तेजित होगा। हमारे खुद के अंदर ही ऊर्जा नहीं है तो मैं बाकी किसी और का क्या काम करूंगी, है ना। तो वही चीज है कि क्लोरोफिल जो है वो उत्तेजित हो रहा है। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। एक क्वांटम जो है ऊर्जा का अवशोषण करके ये क्या करता है? एक्टिव होता है, ऑक्सीकृत क्लोरोफिल अणु में चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को आगे क्या कर देता है? मूव कर देता है। तो पहली यूटिलिटी क्या हो गई? ये प्रकाश की ये वाली हो गई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट प्रकाश से रिलेटेड इंपोर्टेंट थिंग, वो है इमर्सन प्रभाव। इमर्सन प्रभाव क्या चीज होती है ये हम देखते हैं बेटा। और लाल पतन, है ना, लाल पतन और इमर्सन प्रभाव ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ज्यादा बड़ा नहीं आता है पर पूछ लिया जाता है। इमर्सन प्रभाव और लाल पतन, रेड ड्रॉप भी कहते हैं इसको, रेड ड्रॉप इफेक्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है? इमर्सन और उनके साथियों के द्वारा ये इमर्सन प्रभाव क्या किया गया था? दिया गया था। इनमें इन्होंने दो बात कही थी। पहली बात इन्होंने क्या कही थी कि इनके अनुसार यदि पौधों को 680 nm से अधिक प्रकाश दिया जाए, पहला फर्स्ट पॉइंट इनका क्या था जिसके अंदर इन्होंने लाल पतन को बताया है कि यदि पौधों को क्या किया जाए, 680 nm तरंग दैर्ध्य से अधिक प्रकाश दिया जाए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी क्या बेटा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाएगी। अब क्यों रीजन होगा? इसका रीजन क्या होगा? तो आपको पता है कि हमारे पास दृश्य प्रकाश जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है बेटा? 390 nm से लगाकर कितनी होती है? 760। दृश्य प्रकाश की रेंज अभी हम लोगों ने देखी थी कितनी?
390 से nm से लगाकर कितनी थी 760 nm तक, यही थी, है ना। तो यहाँ पर एंड में जाकर क्या आ रहा था 680 इसके पास आ रहा था। अब इससे ज्यादा हो जाएगी तो लाल अवरक्त किरणें जो है वो हो जाती है। तो इन्होंने कहा, आपने एक चीज देखी यहाँ पे लिखी हुई है कि जिनकी अधिक तरंगदैर्घ्य होगी। अब मतलब देखो यहाँ 390 है और ये आ रहा है 680, तो तरंगदैर्घ्य किसकी ज्यादा है, 680 की तरंगदैर्घ्य कितनी है, बहुत ज्यादा हो गई। तो अधिक तरंगदैर्घ्य वाला होगा तो उसमें ऊर्जा क्या होगी, कम। तो यहाँ पर जब हम पौधों को अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश दे रहे हैं तो उनको पौधों को ऊर्जा तो कम मिल रही है ना, क्योंकि जो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनमें ऊर्जा यानी जो फोटॉन्स होते हैं वो कम पाए जाते हैं, जो क्वांटम संख्या होती है वो उनकी क्या होती है, कम होती है। तो अगर ऊर्जा कम मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, ठीक है। और इस क्रिया को, इसी एक्टिविटी को उन्होंने क्या बोला, लाल पतन बोला। आगे बात समझ में, मैम ने ये चीज क्यों समझाई थी, ये इसलिए समझाई थी, समझ आया। तो ये हमारा होता है लाल पतन। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इमर्सन प्रभाव का, जिसमें आपके एक डेफिनेशन आ जाती है कि लाल पतन क्या होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। सेकंड चीज जो उन्होंने बोली, क्या बोली उन्होंने ये कहा कि यदि पौधों को 6 nm से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश और 680 nm से कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो बढ़ जाती है और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में क्या होती है, मुक्त होती है। फिर सेकंड जो उन्होंने कहा कि यदि हम पौधों को 680 nm से अधिक और 680 nm से कम, इन दोनों तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो है वो क्या करते हैं, साथ में देते हैं, तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर यानी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। यानी अधिक ऊर्जा का प्रकाश भी मिल रहा है और कम ऊर्जा वाला प्रकाश भी क्या हो रहा है, मिल रहा है। दोनों को साथ देते हैं तो प्रकाश की दर जो है बढ़ जाती है और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। तो ये जो है वो क्या है, इमर्सन प्रभाव जो है उसके लिए उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्रभाव को उन्होंने क्या किया, ये बोला कि ये इमर्सन प्रभाव है। उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अपने प्रयोग के द्वारा इमर्सन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अधिक व कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, अब देखो दो प्रकार का प्रकाश आ रहा है, एक जिसका तरंगदैर्घ्य क्या है, ज्यादा, ठीक है, और एक जिसका क्या है, कम, दो आ रहे हैं ना। तो इन दोनों को ही जो है अवशोषित करने के लिए दो प्रकाश तंत्र क्या करते हैं, काम करते हैं। प्रकाश तंत्र जो होते हैं वो काम करते हैं, प्रकाश तंत्र फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड, है ना, ये दो। यानी एक को लेने के लिए मतलब हम, क्योंकि पौधे को अगर क्या करते हैं, अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश भी देते हैं और कम तरंगदैर्घ्य वाला भी प्रकाश देते हैं। तो दो जो है फोटो सिस्टम्स जो होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है प्रकाश तंत्र, है ना। तो दो प्रकाश तंत्र जो है वो काम करते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। अब इनकी स्ट्रक्चर हमको पढ़नी है, फोटो सिस्टम फर्स्ट की और फोटो सिस्टम सेकंड की, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है प्रकाश की यूटिलिटी जो है वो आपकी जो है इम्पोर्टेंट हो गई है, तो आप इसको पढ़ लें, है ना।